नमस्कार दोस्तों। राजस्थान बीएसटीसी के लिए जो टीचिंग एप्टीट्यूड है या शिक्षण अभिरुचि है, शिक्षण अभिक्षमता जिसे आप कहते हैं, उसके जो टॉपिक नंबर 2 है आज, जिसे हम कहेंगे संप्रेषण, यानी कि कम्युनिकेशन या वार्तालाप जिसे आप कहते हैं। अपने अभिव्यक्त है विचारों को अभिव्यक्त करना, जिसे हम संप्रेषण कहते हैं। या आपस में हमारा जो वार्तालाप होता है शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य, दो व्यक्तियों के मध्य, उसे हम संप्रेषण या कम्युनिकेशन कहते हैं। दोस्तों, टॉपिक नंबर 1 था जो नेतृत्व गुण है, वो आपको ये लिंक मिल जाएगी और जो इसकी प्लेलिस्ट है वो आपको मैं दे दूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। उन 10 आपके 10 टॉपिक कराऊँगा। एक टॉपिक हो चुका है, सेकंड टॉपिक आपका ये चल रहा है। 10 टॉपिक पढ़ लेना। 140 नंबर की मेरी गारंटी है, 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ। अगर 140 प्लस नंबर नहीं आए तो आप मेरे को बोल देना, गारंटी है मेरी। बस 10 क्लास आपको देखनी है और एक क्लास में इम्पोर्टेंट प्रश्न की लाऊंगा और एक क्लास में पूरा निचोड़ इसका 10 क्लास का लेकर आऊँगा। जो लास्ट में लाऊंगा मैराथन, उसको देख लेना। गारंटी है, आपको इसको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 140 प्लस मार्क्स आपको लेके आने हैं। तो संप्रेषण क्या है दोस्तों? संप्रेषण का मतलब है संदेश पहुँचाना। संदेश जो भी हमारे पास वो संदेश है, जिसे मैं आपके पास संदेश पहुंचा रहा हूँ, कम्युनिकेट कर रहा हूँ। कुछ जो मेरे पास संदेश है, जो मेरे पास है, उसको आपको दे रहा हूँ बोलकर या लिखकर, तो वो हो गया संदेश पहुंचाना। कम्युनिकेशन लैटिन शब्द कम्युनिस से बना है, जिसका अर्थ सामान्य समझ में विचारों का आदान प्रदान है। जो ये प्रश्न आ सकता है कि किस शब्द से बना है, तो ये है लैटिन शब्द बना है। क्या है शब्द? कम्युनिस। तो इसका अर्थ कभी नहीं पूछता। इसका अर्थ है अपने विचारों का जो आदान प्रदान है, जो आपके मन में विचार उठ रहे हैं उनका आदान प्रदान, एक व्यक्ति के पास से विचार दूसरे व्यक्ति के पास भेजना ही कम्युनिकेशन है। अब दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण जो वैज्ञानिक है उनके जो कभी कभी पूछ लेता है, तो आपको एक ध्यान रखना है, कैच डेविस, ये महत्वपूर्ण है। सूचना को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुँचाना ही कम्युनिकेशन या संप्रेषण है। तो इनकी भी कोई कठिन परिभाषा नहीं है। अब दोस्तों, कम्युनिकेशन रियल में है क्या? हम संदेश तो बहुत भेजते हैं, वो कम्युनिकेशन उसको हम नहीं कह सकते। कम्युनिकेशन जिसे कहेंगे, जिस रूप में हमने संदेश भेजा है उसी रूप में संदेश पहुंचता है, तो उसे संप्रेषण कहते हैं। मान लो मैंने आपसे कोई चीज़ भावना के रूप में कही, अगर आप उस चीज़ को भावना के रूप में ही समझते हैं तो वो एक सफल संप्रेषण हो गया। जिसे आपको उदाहरण दूँ कि यहाँ पे श्री कृष्ण अपनी मैया से कह रहे हैं, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। इनका कहने का मतलब है कि मैया मेरी, मैंने माखन नहीं खाया है, मैं माखन नहीं खाया है। लेकिन मैया क्या समझ रही है कि मैंने ही माखन खायो, यानी कि मैंने ही माखन खाया है। जबकि कृष्ण भगवान कहना चाह रहे हैं कि मैंने माखन नहीं खाया है, मैं नहीं माखन खायो। नहीं यहाँ पे आ गया, मैं नहीं माखन खायो। जबकि मैया क्या सुन रही है? मैंने ही माखन खायो। तो इनका मतलब था कि मैंने माखन नहीं खाया है, मैया समझ रही है कि मैंने माखन खाया है। तो इसको हम संप्रेषण कतई भी नहीं कहेंगे। जो श्री कृष्ण ने कहा है वहीं अगर उनकी माँ सुनती है, समझती है, तो उसे हम सफल संप्रेषण कहेंगे। जैसे मैंने आपसे कोई भी बात कही, अगर आप उसको उसी रूप में समझते हैं, उसका भाव समझते हैं, जिस भाव में मैंने कहा है उसी भाव में अगर आप उस बात को समझते हैं, तो वो संप्रेषण कहलाएगा। मैंने कहा कुछ, आपने समझ कुछ अलग लिया, अपने विचार से अलग अर्थ निकाल लिया, तो वो संप्रेषण नहीं कहलाएगा। जिस अर्थ में, जिस परिस्थिति में, जिस भावना से मैंने आपको भेजा है, कोई भी बात कही है, उसी को अगर आप उसी रूप में समझते हैं, उसका अर्थ उसी रूप में समझते हैं, तो वो संप्रेषण, सफल संप्रेषण, या फिर उसी को हम संप्रेषण कहेंगे। अब दोस्तों, संप्रेषण के जो माध्यम है, जिसके माध्यम से हमारा जो विचारों का आदान प्रदान है वो होता है, तो वो है लिखित, मौखिक और सांकेतिक। हम 3 प्रकार से ही संप्रेषण का जो संप्रेषण करते हैं। एक तो मौखिक है, आपस में हम बोलकर करते हैं, जो मैं आपसे कर रहा हूँ वो हम कर रहे हैं बोलकर, बाकी आप तो चुप हो गए। लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल के बता रहा हूँ। एक शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य लिखित संप्रेषण भी होता है। अगर हम किसी को पत्र भेज रहे हैं तो वो मौखिक संप्रेषण के अंदर आ जाएगा। वार्तालाप मौखिक के अंदर आएगा, और लिखित जो लिखकर भेजते हैं संदेश, जिसे हम व्हाट्सएप पे भेजते हैं, टेलीग्राम पे भेजते हैं, या फिर कोई कमेंट में भेजते हैं, तो वो हो जाएगा लिखित संप्रेषण।
अगर सामने वाला भी बातें कर रहा है, दोनों उन बातों को समझ रहे हैं जिस भाव से अपन ने संदेश भेजा है, अगर सामने वाला उसी से उसको समझ रहा है तो वो हमारा सफल संप्रेषण हो जाएगा। एक होता है सांकेतिक, इशारों में, जैसे अपन आँखों से इशारे करते हैं, हाथों से इशारे करते हैं, तो वो हो जाएगा सांकेतिक संप्रेषण। तो यहाँ पे 3 प्रकार के संप्रेषण होते हैं, लिखित, मौखिक और सांकेतिक। आपको ये याद रखने हैं, समझने हैं, रटना कुछ भी नहीं है, बस समझ लेना कि सर क्या बता रहे हैं और क्या हमको करना है। फिर आपको इसके प्रश्न भी कराऊंगा ताकि आप इसको आराम से समझ सके। सूचना देना संप्रेषण का उद्देश्य होता है, चेतावनी देना, प्रेरणा देना और व्यवहारों में उचित परिवर्तन। जो हम अपने संप्रेषण कर रहे हैं उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? एक तो हम किसी को सूचना देते हैं, एक हम किसी को चेतावनी देते हैं कि बाढ़ आने वाली है, तो वो समझ जाए कि भाई बाढ़ आने वाली है तो उसको उसके अनुसार कार्य करना चाहिए। एक हम किसी को मोटिवेट कर रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं, तो वो भी अपने विचारों के माध्यम से अभिव्यक्त करके दे रहे हैं। किसी के व्यवहारों में हम परिवर्तन कर रहे हैं तो वो भी बोल कर या वैसे भी हम कर रहे हैं। अब दोस्तों, संप्रेषण की जो विशेषताएं हैं वो उद्देश्य है। संप्रेषण हमें क्यों करना चाहिए, उसके उद्देश्य क्या है, संप्रेषण की जो विशेषता है वो क्या है? उद्देश्यपूर्वक प्रक्रिया, यह उद्देश्यपूर्वक है, इसका कोई ना कोई पीछे उद्देश्य होता है, इसका एम होता है। बिना उद्देश्य के हम किसी भी वार्तालाप को संप्रेषण नहीं कहेंगे। अगर हम आपको पढ़ा रहे हैं तो इसका उद्देश्य है कि हम आपके अंदर शिक्षण अभिरुचि को समझाएं ताकि आप बहुत अच्छे अंक यानी कि 140 प्लस अंक यहाँ पे लेकर आ सके केवल 10 क्लास में, तो इसका ये उद्देश्य है। अब है संबंध स्थापित की प्रक्रिया। आपके और हमारे बीच में जो संबंध स्थापित होगा उसी की ये प्रक्रिया है कि भाई स्टूडेंट सर से सीख रहे हैं और सर स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं, तो दोनों के मध्य जो संप्रेषण हो रहा है उसकी ये प्रक्रिया है। और दोस्तों, संप्रेषण में 2 व्यक्तियों का होना आवश्यक है। मान लो मैं अकेला हूँ, चुपचाप बैठा हूँ, तो कोई संप्रेषण नहीं हो रहा है। अगर 2 व्यक्ति आमने सामने हैं, एक टीचर एक स्टूडेंट है या फिर एक कोई भी सामान्य लोग हैं, वो आपस में बातें कर रहे हैं, तो संप्रेषण के लिए 2 व्यक्तियों का आवश्यक होना ज़रूरी है। अगर बात कर रहे हो आप फ़ोन पे तो भी 2 व्यक्तियों का होना ज़रूरी है। अकेला व्यक्ति संप्रेषण नहीं कर सकता। वो किससे बोलेगा, किससे बात करेगा, अपने विचारों को किसके सामने प्रस्तुत करेगा, तो वो संप्रेषण नहीं होगा। अब दोस्तों, संप्रेषण की प्रक्रिया में जो संप्रेषण चक्र है वो हम यहाँ पे आपको दिखाते हैं कि संप्रेषण चक्र क्या है। सबसे पहले है पृष्ठपोषण। ये क्या है? सबसे पहले है संदेश वाहक, जो संदेश को भेजता है। मान लो मैंने आपको कोई संदेश भेजा, मैंने आपको संदेश भेजा कि आपको मैं 140 नंबर की गारंटी देता हूँ, आपको ये पढ़ लेना है, तो मैंने ये संदेश लिख दिया। अब इसमें आ गया संदेश इनकोडिंग। इनकोडिंग का मतलब है मैंने संदेश को ये कहा कि 140 नंबर आपको ऐसे ऐसे करने पे मिलेंगे। इसके अंदर कुछ भावनाएं भरी कि आपको ये करना पड़ेगा, ऐसे आप ज़रूर 140 नंबर लेकर आ सकते हैं। अब मेरा संदेश का जो माध्यम है वो हो गया मेरा मोबाइल या फिर मेरा जो लैपटॉप है या फिर मेरा जो वीडियो है, क्लास है, उसके माध्यम से जो मैं आपको मौखिक या लिखित दोनों जो माध्यम है उसके माध्यम से मैं आपको दे रहा हूँ। आपके पास माध्यम क्या है? मोबाइल। मैंने संदेश बनाया, मैं हो गया संदेश वाहक यानी कि संदेश भेजने वाला। संप्रेषण मैंने इसमें इनकोडिंग की है, यानी कि आपको समझाया है कि कैसे आपको 140 नंबर लाने हैं। मैंने इसके अंदर जो क्या भावनाओं से इसको लिखा है, तो इनकोडिंग हो गई। जो मैंने इसमें कोडिंग की है, जो मैंने इसको अपने जो भावों को उसमें डाला है, तो ये क्या हो गया? इनकोडिंग। अब संदेश का माध्यम क्या है? मेरे पास यूट्यूब चैनल है, उससे मैं आपको बता सकता हूँ, टेलीग्राम से आपको बता सकता हूँ। टेलीग्राम को अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लो, SM स्टडी हेल्प, इसके नाम से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये हो गया संदेश का माध्यम। मैंने संदेश भेजा, उसमें कुछ अपने विचार प्रस्तुत किए, फिर संदेश का माध्यम था मोबाइल। अब डिकोडिंग क्या है? डिकोडिंग है कि जिस प्रकार मैंने यहाँ पे जो कोडिंग की है, इनकोडिंग की है, जो मैंने अपने भाव भरे हैं, जो मैं कहना चाह रहा हूँ, उसी को अगर आप उसी रूप में समझें, जो मैंने कहना चाह रहा हूँ उसको अगर आप वैसे ही समझेंगे जो मैंने कहा है, अलग नहीं समझेंगे, तो वो हो गया डिकोडिंग और आपने संदेश को प्राप्त कर लिया और पृष्ठपोषण यहाँ पे हो जाएगा। तो ये चक्र है, ये आपस में घूमता रहता है। सबसे पहले क्या है, एक बार फिर समझिए, संदेश वाहक, संदेश भेजने वाला, संदेश वाहक है,
इनकोडिंग जो उसकी भावना है या उसने कहा है, जैसे श्री कृष्ण भगवान ने संदेश भेजा कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैंने माखन नहीं खाया है, तो उसने इनकोडिंग क्या की कि मैंने माखन नहीं खाया है। संदेश का माध्यम क्या था, उसके वाणी यानी कि मौखिक। डिकोडिंग क्या है, उसकी माँ अगर समझे कि हाँ कृष्ण ने माखन नहीं खाया है तो वो डिकोडिंग हो गया। उसको अच्छे से उसी प्रकार में समझना ही डिकोडिंग है। जो भेजा गया है, अगर लिख के भेजा गया है के और इसने भी समझा के, तो वो डिकोडिंग हो गई और ये इनकोडिंग हो गई। अगर वो कृष्ण की माँ ने उसको अलग सुना तो वो डिकोडिंग नहीं होगी। जैसा भेजा गया वैसा ही समझा तो वो डिकोडिंग हो गई और संदेश प्राप्त करता जिसको अपने संदेश भेजा है। तो ये संप्रेषण का अपना जो चक्र है वो हो गया। अब है फीडबैक चैनल। संदेश प्राप्तकर्ता द्वारा संदेश भेजने वाले को रेस्पॉन्स देना। जैसे मैंने आपको संदेश भेजा, मैंने आपको कोई वीडियो अपलोड किया, मैंने आपको टेलीग्राम पे कोई जानकारी दी, उसके नीचे आप कमेंट में डालते हो गुड मॉर्निंग सर, या फिर सर हमें ये टॉपिक समझ में नहीं आया, इसको दोबारा पढ़ाओ, सर इस प्रश्न का उत्तर ये कैसे हो गया, सर इसका उत्तर क्या होगा, सर मेरे इतने प्रश्न सही है, सर इसका उत्तर बी ऑप्शन होगा। तो वो क्या है, रेस्पॉन्स है। आप मुझे रेस्पॉन्स दे रहे हैं, फीडबैक दे रहे हैं कि सर हाँ ये सही है, ये गलत है, आप इसमें ये चेंज कीजिए, ये आपको करना है। तो आप उसे क्या कर रहे हो, उसे आप कहते हैं फीडबैक चैनल। जो आप जिससे आपने संदेश प्राप्त किया है उसको वापस आप रिप्लाई दे रहे हो कि सर आप मुझे ये पढ़ाइए, मेरे समझ में इतना आ रहा है, अब मुझे क्या करना चाहिए, मैं तैयारी कैसे करूँ। या फिर आप मैं जो डालता हूँ गुड मॉर्निंग के मैसेज, तो आप में उसमें लिखते हो गुड मॉर्निंग सर। मैं कोई भी क्यूज डालता हूँ तो आप उसमें डालते हो सर इसका उत्तर ये होगा, मेरा उत्तर सही है। तो उसे कहते हैं हम रेस्पॉन्स। जैसे अभी आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करोगे सर टॉपिक एक नंबर था और 100% टॉपिक हमारे समझ में आ गया है, तो वो क्या होगा, रेस्पॉन्स होगा। अब दोस्तों संप्रेषण के जो तत्व है वो क्या है, संप्रेषण के जो तत्व है, एलिमेंट्स है, वो क्या है, संदेश, माध्यम, संकेत, विचारों की भाषा, संदेश का पृष्ठपोषण, फीडबैक, संदेश प्राप्तकर्ता आदि। ये इसके तत्व है, ये होने चाहिए। जैसे एक पेड़ की जो तत्व है या हमारे शरीर के जो तत्व है वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज, लवण, इन सब की हमें हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। उसी प्रकार संप्रेषण के लिए एक संदेश की ज़रूरत है। अगर संदेश ही नहीं है तो संप्रेषण नहीं होगा। माध्यम भी होना चाहिए। अगर मान लो आपके पास संदेश भेजने का माध्यम नहीं है, दो व्यक्ति हैं, दोनों ही बहरे हैं, अंधे हैं, गूंगे हैं, हाथ नहीं है, संकेत भी नहीं कर सकते, तो उनके भी संप्रेषण नहीं होगा। तो संदेश की भी ज़रूरत होती है, माध्यम की भी ज़रूरत होती है, संकेत की भी ज़रूरत होती है। संकेतों से आप समझोगे या मैं आपको हिंदी में लिख के भेजूँगा या फिर हाथ के इशारों से समझाऊँगा, तो संकेत की भी आपकी आवश्यकता होती है। विचारों की भाषा, आपके विचारों की जो प्रस्तुत करने की जो भाषा है उसकी भी आवश्यकता होती है। और ये जो एलिमेंट्स है ये महत्वपूर्ण है। प्रश्न आप कैसे भी आ सकता है, कौन सा संप्रेषण का तत्व नहीं है, तो जो आपको इसमें से दिखे उनको ओके कर देना, जो नहीं है उसको काट देना। 3 नंबर आपके 100% यहाँ से पक्के हो जाएंगे। इस टॉपिक से दोस्तों आपके लगभग 8 टॉपिक है और मैं गारंटी देता हूँ 140 प्लस नंबर की। मैं बार बार कह रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, गारंटी है 140 नंबर की, आपको 140 नंबर कहीं भी नहीं जाने वाले। अगला है संदेश का पृष्ठपोषण। जो हमने कहा है और वो सामने वाला उसी को डिकोड कर रहा है या उसी को समझ रहा है जो हमने कहना चाहा है, तो वो हो जाएगा संदेश का पृष्ठपोषण, जिसमें आप क्या करते हो, फीडबैक देते हो, रेस्पॉन्स देते हो। ये क्या है, पृष्ठपोषण कि सर बिल्कुल ठीक है। फिर आता है फीडबैक। फीडबैक ने आपने कहा सर मुझे इसमें थोड़ा डाउट है, आप इसको दोबारा ट्राई कीजिए या फिर सर मुझे दोबारा बताइए, तो वो फीडबैक हो गया। मैं समझ गया कि बालक को यहाँ पे समझ में नहीं आया है, उसको दोबारा पढ़ाना है। फिर होता है संदेश प्राप्तकर्ता। एक तो होता है संदेश भेजने वाला, एक होता है प्राप्त करने वाला। भेजने वाला ये रहा, प्राप्त करने वाला ये रहा। दो व्यक्ति होंगे, इनके लिए एक संदेश की आवश्यकता होगी, एक माध्यम की आवश्यकता होगी जिससे संदेश वहाँ पे पहुँचेगा। संकेत होंगे, विचारों की भाषा होगी, फिर वो इसको रिप्लाई करेगा कि सर मेरे समझ में आ गया। तो ये संप्रेषण के तत्व है। कौन कौन से, संदेश भेजने वाला और प्राप्त करने वाला, फिर संदेश, माध्यम, संकेत, फीडबैक जो आपको मिलेगा, रेस्पॉन्स जो आपको मिलेगा। अब दोस्तों संप्रेषण की जो बाधाएं हैं वो कौन कौन सी है। एक तो होती है भौतिक बाधाएं, शोर या फिर दूरी।
मान लो अगर दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं या उनका संप्रेषण हो रहा है, अगर वहाँ पे आसपास शोर हो रहा है, उनकी आवाज़ स्पष्ट नहीं पहुँच पा रही है, तो वहाँ पे संप्रेषण अच्छी तरह से नहीं हो पाएगा। उनके जो एक व्यक्ति जो संदेश भेजने वाला है, जो कहने वाला है, उसका उसी भाव में सामने वाला अर्थ समझ नहीं पाएगा, क्योंकि वहाँ शोर के कारण उनको परेशानी हो रही है, उनको डिस्टर्बेंस हो रही है। एक होता है दूरी। मान लो दो व्यक्ति है, दूर है, तो उनके मध्य भी जिस भावना से वो कहना चाह रहा है, मान लो एक व्यक्ति मोबाइल में अपने विचारों को रो रो के यानी दुखी भाव से कहना चाह रहा है, लेकिन सामने वाला दुखी भाव से समझ नहीं पा रहा, क्योंकि उसको तो मोबाइल में एकदम नॉर्मल लग रहा है। अगर वो सामने आसपास होंगे तो और शोर भी नहीं होगा और आसपास होंगे तो संप्रेषण अच्छी तरीके से हो पाएगा। प्रेषक की योग्यता, जो भेजने वाला है अगर वो योग्य है, एक अच्छा है, जो अच्छा समझदार है, जानकार है भेजने वाला, तो संप्रेषण को अच्छी तरह से वो लिख पाएगा, भेज पाएगा, बता पाएगा, तो सामने वाला उसको उसी रूप में ग्रहण कर पाएगा। यानी कि भेजने वाले को भी अच्छा होना ज़रूरी है, उसकी योग्यता भी अच्छी होनी चाहिए। अब है संदेश के आधार। संप्रेषण के दो प्रकार है संदेश के आधार। आधार कौन कौन से हैं? अधोगामी यानी कि डाउनवर्ड, ऊपर से नीचे, और ऊर्ध्वगामी अपवर्ड, नीचे से ऊपर। ये क्या होते हैं? ये होते हैं कि एक व्यक्ति द्वारा अपने 5 दोस्तों को संदेश भेजना, फिर 5,000 को संदेश भेजते हैं। यहाँ पे होता है डाउनवर्ड यानी कि एक से अनेकों की ओर। यहाँ होता है, दूसरा है इसका ऊर्ध्वगामी अपवर्ड, यानी कि अनेक लोग हैं, ये संदेश भेज रहे हैं, फिर ये 5 लोगों को, 5 लोग संदेश मिलके भेज रहे हैं एक लोग को। यानी कि यहाँ तो एक से अनेकों के पास जा रहा है संदेश, यहाँ अनेकों से एक के पास आ रहा है। ये दोनों आपस में उल्टे हैं। डाउन से समझ जाना कि नीचे, अप से समझ जाना कि ऊपर। तो ये आप समझ गए होंगे। यहाँ पे संदेश एक व्यक्ति कहता है, इनसे सभी के पास ये संदेश पहुँचता है, जबकि ये सभी मिलकर संदेश पहुँचाते हैं एक व्यक्ति के पास में। जिससे हमारे प्रधानमंत्री है वो पूरी जनता को संदेश देते हैं, तो वो हो गया डाउनवर्ड। और हम सभी गांव वाले मिलकर मुख्यमंत्री जी को कोई एक संदेश या फिर उनसे कोई ज्ञापन देना चाहते हैं, तो सभी मिलकर जाएंगे और उनको ज्ञापन देंगे, तो वो हो गया ऊर्ध्वगामी अपवर्ड संदेश। ये आप समझ गए होंगे। अब होते हैं संप्रेषण के प्रकार है, वो कौन कौन से हैं? 2, एक शाब्दिक और एक अशाब्दिक। शाब्दिक में कौन कौन से आते हैं? शाब्दिक में आते हैं मौखिक और लिखित। अशाब्दिक में आते हैं सांकेतिक। अगर आप कोई शब्द नहीं है तो आप संकेतों से समझाएंगे, आपके पास शब्द है तो आप मौखिक में बोल पाएंगे और लिखित में लिख पाएंगे। शाब्दिक संप्रेषण में क्या होता है? मौखिक संप्रेषण और लिखित संप्रेषण। आप लिखकर संदेश प्रस्तुत कर सकते हैं, लिखकर वार्तालाप कर सकते हैं, जबकि मौखिक में आप बोलकर वार्तालाप कर सकते हैं। अशाब्दिक में आप वाणी से संकेत दे सकते हैं, चक्षु, संपर्क, सूत्र, मुख, मुद्राएं, अपनी आँखों से या हाथों से उसको कुछ समझा सकते हैं, या फिर संदेश भेज सकते हैं, या फिर वार्तालाप कर सकते हैं इशारों में। स्पर्श संपर्क, हाथों से जैसे अपन बहुत सारे इशारे करते हैं हाथों से उसको छूकर, तो ये स्पर्श उसमें आते हैं। अब दोस्तों प्रश्न आ चुके हैं आपके इससे संबंधित। प्रश्नों का उत्तर देख लेना, आपने समझ लिया है, अब आप आराम से इनको दे पाओगे। संप्रेषण का अर्थ क्या है? अच्छी बातें करना, दूसरों को आदेश देना, विचारों का आदान प्रदान करना, इनमें से कोई नहीं। आप समझ रहे होंगे, अच्छी बातें करना भी संप्रेषण नहीं है, दूसरों का आदेश देना संप्रेषण नहीं है। संप्रेषण क्या है? विचारों का आदान प्रदान करना। हम आपस में दोनों व्यक्ति विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं, 2 या 2 से अधिक, तो वो क्या हो जाएगा? संप्रेषण हो जाएगा। ये प्रश्न है जो BSTC में पहले आ चुके हैं, ताकि आपको कठिन प्रश्न ना लगे। और मैं फिर कह रहा हूँ, 10 के 10 टॉपिक पढ़ जाना, प्रश्न भी ऐसे लगेंगे मक्खन की तरह, और 100% है कि आप 140 प्लस नंबर लेके आओगे। और मुझे कमेंट करना कि सर मेरे 140 नंबर आए। अगला प्रश्न है, प्रभावी संप्रेषण की मुख्य विशेषता है। जो संप्रेषण प्रभावी होता है उसकी मुख्य विशेषता क्या है? यह बोलने का कौशल है, यह विकास का साधन नहीं है, यह द्विमार्गी प्रक्रिया है, यह केवल एक मार्गी प्रक्रिया है। यह बोलने का कौशल है, यह विकास का साधन नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात है। यह द्विमार्गी प्रक्रिया है, यह केवल एक मार्गी प्रक्रिया है, ये गलत बात है।
तो यह बोलने का कौशल है, ये अच्छी बात है, लेकिन यह द्विमार्गी प्रक्रिया है, क्योंकि एक व्यक्ति बोल रहा है, दूसरा उसको वापस फीडबैक के माध्यम से या फिर अपनी बातें आपस में आदान और प्रदान कर रहे हैं। तो यह एक द्विमार्गी प्रक्रिया है, दोनों व्यक्ति आपस में संप्रेषण कर रहे हैं। अगर दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं तो ये थोड़ी है कि केवल एक ही बोलेगा, सामने वाला भी उसको कुछ रिप्लाई देगा, कुछ अपने जवाब देगा, कुछ अपनी बातें उसके सामने रखेगा। जैसे एक विद्यार्थी है, कक्षा में अगर कोई टीचर पढ़ा रहा है, कोई प्रश्न कर रहा है तो बालक उत्तर देता है और टीचर क्वेश्चन करता है, तो ये प्रभावी है, ये द्विमार्गी है। संप्रेषण का मुख्य सिद्धांत है लचीलापन, स्पष्टता, प्रतिकूलता, उपयुक्तता। तो इसका जो मुख्य सिद्धांत है वो है स्पष्टता। अगर जो आपने संदेश भेजा है, जो आपने बात कही है, जो विचार आपने प्रस्तुत किए हैं, अगर सामने वाला उनको उसी रूप में प्राप्त नहीं कर रहा है, उसी रूप में समझ नहीं पा रहा है, तो आपका संप्रेषण है वो सिद्धांत संप्रेषण का नहीं होगा और उसको हम संप्रेषण भी नहीं कहेंगे। तो स्पष्टता ज़रूरी है, स्पष्टता इसका मुख्य सिद्धांत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण का मुख्य बाधक है? संप्रेषण करते समय जो बाधा आती है वो इनमें से कौन सा मुख्य है? समान वैचारिक पृष्ठभूमि, जटिल समूह संगठन, अस्पष्ट और अनुपयुक्त भाषा, विभिन्न स्तरों पर संप्रेषण। दोस्तों, समान वैचारिक पृष्ठभूमि अच्छी बात है। अगर आप दो व्यक्तियों की जो विचार करने की जो पृष्ठभूमि है वो समान है तो बहुत अच्छी बात है, आप आपस में समझ पाओगे। जटिल समूह संगठन है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, समूह बहुत बड़ा है, आप उसमें आराम से एक नायक के रूप में या एक अभिनेता के रूप में, एक वक्ता के रूप में उन सबको संप्रेषण कर सकते हो अपने विचारों के माध्यम से। लेकिन अगर आपकी भाषा अस्पष्ट है और अनुपयुक्त है तो आपका सबसे बड़ी बाधा है। आप जो बोल रहे हो उनको कोई समझ ही नहीं पा रहा है, भाषा अस्पष्ट है, सही तरीके से सुनाई नहीं दे रही है, अनुपयुक्त है, जो उपयुक्ति नहीं आती, उपयोग में नहीं आती, ऐसी भाषा आप प्रयोग कर रहे हैं तो वो गलत हो जाएगा। तो मुख्य बाधक क्या हो जाएगा? अस्पष्टता और अनुपयुक्त भाषा। संप्रेषण का महत्वपूर्ण तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है? जटिल भाषा, स्पष्ट विचार, उपयुक्त माध्यम, स्वीकार्यता। तो अभी मैंने आपको बताया, स्पष्ट आपके विचार होने चाहिए। स्पष्ट जो आपके विचार है वो आपके महत्वपूर्ण तत्व है संप्रेषण का। जो आपने विचार प्रस्तुत किया है, सामने वाला उसको ऐसे के ऐसे ही समझे, तो आपके जो विचार है वो बिल्कुल स्पष्ट होने चाहिए ताकि सामने वाले को समझने में आसानी हो। अगला प्रश्न है, संप्रेषण होना चाहिए शिक्षण अधिगम में एक मार्गी, शिक्षण अधिगम में स्पष्ट सहित, शिक्षण अधिगम में द्विमार्गी, शिक्षण अधिगम में हाव भाव सहित। तो स्पष्टता सहित आपका अधिक संप्रेषण है वो होना चाहिए, स्पष्ट संप्रेषण होना चाहिए। दोस्तों, अब ये हमारा जो वीडियो है वो यहीं पे समाप्त होती है हमारी क्लास। तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और जो ये घंटी का बटन है इसको दबा लेना, क्योंकि आपको इससे नोटिफिकेशन है वो मिल जाएगा। और दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगी, क्लास आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। आपको 140 नंबर का वादा हमने किया है फ्री में, बिल्कुल फ्री में, कोई आपको टेस्ट सीरीज नहीं खरीदनी, बिल्कुल नहीं, गारंटी है। जो ये आपने 10 क्लास ले ली, 140 प्लस क्या 150 नंबर की भी मैं गारंटी ले सकता हूँ। अगर आप अच्छे से पढ़ लोगे तो 140 नंबर आप आराम से लेके आ सकते हो। और जो फर्स्ट क्लास है उसको भी देख लेना, जिसकी लिंक आपको ये मिल जाएगी।